स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडिया विंस फ्रीडम जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अब यहाँ पर बात करें सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी बुक लिखी है, तो इन्होंने इंडिया स्ट्रगल बुक लिखी है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई बुक है हिंदू स्वराज। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक लिखी है। ये सभी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखेंगे। कुछ अदर बुक्स हैं जैसे कि प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की बुक है। इसके अलावा बर्थ ऑफ सिनेमा ये लिखी है गोपाल कृष्ण। और एक बुक है बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये लिखी है JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। गीता रहस्य बुक लिखी गई बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और एक बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है द कैंडिडेट, ये लिखी है अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। वेल लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये लिखी है नटवर सिंह ने। A billion is enough, ये अशोक गुप्ता के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नालाल घोष जो हैं ये किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस हैं? तो पन्नालाल घोष फेमस हैं बांसुरी के लिए। अगर बात करें कि सारंगी के प्रमुख वादक कौन कौन से हैं, तो पंडित राम नारायण जिनको 2005 में पद्म विभूषण मिला, अब्दुल करीम खान, ये सारंगी के प्रमुख वादक हैं। सितार के प्रमुख वादक कौन कौन से हैं? पंडित रविशंकर, इनको भारत रत्न मिला था 1999 में और पद्म विभूषण मिला था 1981 में। उमा शंकर मिश्रा, ये सभी जो हैं सितार के प्रमुख वादक हैं। संतूर के प्रमुख वादकों की बात करें तो शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी और पंडित तरुण भट्टाचार्य, ये संतूर के प्रमुख वादक हैं। शिव कुमार शर्मा की बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2001 में। इज सेक्रेटेड फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड से क्या साबित होता है? तो पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन जो है स्रावित होता है। कुछ हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे और वो कौन सी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं इनको डिस्कस करेंगे। इंसुलिन हार्मोन जो है ये अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। एपिनेफ्राइन जो है ये आदिव्यर्क ग्रंथियों से स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन ये गर्भावस्था और मासिक धर्म चक्र का है। मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, पीयूष ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी इसे कहा जाता है। और ये मस्तिष्क में पाई जाती है, बेसिकली मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्लैंड है, मटर के दाने के शेप में होती है। ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीटोसिन है और इसके अलावा में एडीएच वेसोप्रेसिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है और जितने भी वृद्धि हार्मोन होते हैं ये सभी इससे स्रावित होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसकी बात करें तो हार्मोन मनुष्य में जो दूध का निष्कासन होता है या प्रसव पीड़ा है, इन सभी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। जो शिशु होता है उसके जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य दिशा में लाने का काम हो गया, ये सभी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है। इसके बाद में अगर हम लोग थायराइड ग्रंथि को डिस्कस करें तो थायराइड ग्रंथि जो होती है ये गले में श्वास नली के पास में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी थी? पीयूष ग्रंथि थी। और थायराइड ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका जो शेप होता है वो H के जैसा होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है और भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है या मेटाबॉलिज्म की जो दर है उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट ग्रंथि है एड्रेनलिन ग्रंथि। एड्रेनलिन ग्रंथि जो होती है इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है अधिवृक्क ग्रंथियाँ। इससे हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? तो एपिनेफ्राइन जो है हार्मोन इससे स्रावित होता है। ये जो एड्रेनलिन ग्रंथि है इसका जो बाहरी भाग होता है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉर्टेक्स कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। और जो इसका आंतरिक भाग होता है इसको कहा जाता है मेडुला। ठीक है। कार्टेक्स से कार्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है जिसको जीवन रक्षक हार्मोन भी बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एड्रेनलिन ग्रंथि से भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये जो पीनियल ग्रंथि है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके थैलेमस भाग में पाई जाती है, थैलेमस में। और इसी वजह से इसको तीसरी आंख भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन हार्मोन जो स्रावित होता है ये क्या काम करता है? ये त्वचा के रंग को हल्का करता है।
तो कुछ हार्मोन्स को हम लोगों ने डिस्कस किया और उनके जो फंक्शंस हैं, कौन कौन सी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। जनगणना 2011 में जो हुई थी, इसके अकॉर्डिंग कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर केरला में है। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में देखने को मिलता है, वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, ये भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1809 में। इलाहाबाद की संधि की अगर बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, 1765 में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। ये संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में। पुरंदर की संधि है 1776 में। ये संधि जो है पहले आंग्ल मराठा युद्ध के पहले चरण को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? तो यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। डेसिबल जो है ये ध्वनि की प्रबलता को मापने की इकाई है। ध्वनि की अगर बात करें तो ये केवल ठोस और द्रव पदार्थों में उत्पन्न होती है, गैसों में उत्पन्न नहीं होती है ध्वनि। ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, बिना मीडियम के ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती। और ध्वनि जो होती है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, निर्वात में यात्रा नहीं करती है, इसको मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए। मेन 4 गुण हैं ध्वनि के: तारत्व, अवधि, तीव्रता और लय। अनुदैर्ध्य तरंगों के एग्जाम्पल की बात करें तो ध्वनि एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। वहीं पर अगर अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगों के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कि पानी की सतह में जो तरंगे होती हैं, तार में तरंगे जो होती हैं, या फिर प्रकाश की जो तरंगे हैं, ये सभी अनुप्रस्थ तरंगों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ द बुनालू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? भारत के कौन से राज्यों में बुनालू पर्व मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है तेलंगाना का, ध्यान में रखेंगे। नाउ अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार एवं उत्सवों को डिस्कस करते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। उगादी फेस्टिवल जो है ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। लोसार अरुणाचल प्रदेश में। असम के कुछ इंपॉर्टेंट मेले और फेस्टिवल्स हैं, जैसे अम्बुबाची मेला जो है, रोगाली बिहू, भोगाली बिहू, ये सभी असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा, ये जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियसली, तो छत्तीसगढ़ में ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। चपचारकुट फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पावलकुट ये जो है मिजोरम में सेलिब्रेट होते हैं। नोंगक्रेम त्यौहार, खासी त्यौहार, ये मेघालय की इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं। पुष्कर मेला, गणगौर, तीज, ये सभी राजस्थान में मनाए जाते हैं। हॉर्नबिल उत्सव हो गया, महोत्सव उत्सव है, ये नागालैंड के प्रमुख त्यौहार हैं। दुर्गा पूजा, काली पूजा, भाई फोटा, डोल यात्रा, ये सभी जो हैं पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। उत्तराखंड का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल महोत्सव है फूलदेई महोत्सव। ठीक है, तो ये सभी त्यौहार और उत्सव ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में इनसे कई बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट डज इंडियन प्लेयर अरुणा मिश्रा प्ले? भारतीय खिलाड़ी हैं अरुणा मिश्रा, ये कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये मुक्केबाजी यानी रेसलिंग का खेल खेलती हैं। स्वर्णपरी के नाम से मशहूर हैं अरुणा मिश्रा, इंटरनेशनल बॉक्सर हैं और उन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में 15 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत के लिए अगर पुरुष मुक्केबाजी की बात करें तो उसमें इकलौते पदक विजेता हैं विजेंदर सिंह। उन्होंने 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था। महिला वर्ग में 2012 में एमसी मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बारडोली सत्याग्रह के बारे में। ये किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है उसकी जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनसे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन के तौर पर पूरे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे स्टार्टिंग होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। महात्मा गांधी की वापसी 1915 में। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है। चंपारण सत्याग्रह आयोजित होता है 1917 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो 1919 में आयोजित होता है और इसी के साथ 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है। 2-3 घटनाएं जो 1919 की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हो जाती है। इसके बाद लेट 1922 से अर्ली 1923 की स्टार्टिंग में स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है। 1925 में जो है काकोरी ट्रेन एक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 1927 में। और 1928 की दो इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं। सैंडर्स की हत्या की जाती है भगत सिंह के द्वारा, और दूसरी नेहरू रिपोर्ट, ये भी 1928 में ही आई थी। इसके बाद 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। 1931 में 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, और 7 सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो जाता है। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1932 में ऑर्गेनाइज होता है। भारत सरकार अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 में आता है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना है। 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया और आज़ाद हिंद फौज का गठन भी होता है। 1945 में शिमला सम्मेलन में वेवल योजना की घोषणा होती है। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। ये यूके के पीएम जो थे क्लेमेंट एटली, उनकी पहल पर तैयार किया गया था। जून 1947 में माउंटबेटन योजना आती है। 1947 में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है, और फाइनली 15 अगस्त 1947 में भारत का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और भारत आज़ाद हो जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए अंडर वाटर उनको ज़रूरत होती है घुलित ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो VVR सुब्रमण्यम जो है इनको नीति आयोग के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। द पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज मेंशन्ड इन आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख है आर्टिकल 93 में। लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में 250 के लगभग सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है रिक्वायर्ड। वहीं पर राज्यसभा की बात करें तो 30 ईयर होनी चाहिए। According to Article 32 of the Indian Constitution, the right to constitutional remedies is for the enforcement of the right. भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 है, इसके अकॉर्डिंग जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो किसके प्रवर्तन के लिए है? तो वो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 है वो व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है, और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कुछ रिट्स जारी करता है। कौन कौन सी वो रिट्स हैं? रिट्स जो हैं ये 5 टाइप्स की हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रमाण पत्र और निषेध। ये 5 तरीके की रिट्स हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 32 से रिलेटेड है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य बना था पंजाब, जिसने खेती के मॉडर्न मेथड्स को अपनाया था। हरित क्रांति के दौरान भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य बना था पंजाब। पंजाब में 1960s के दशक में स्टार्ट हुई हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र में शानदार विकास किया था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां और उनका संबंध किससे है इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि श्वेत क्रांति जो है ये दूध से रिलेटेड है, वर्गीस कुरियन इसके जनक थे। नीली क्रांति मत्स्य पालन से रिलेटेड है। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन जो है उनसे रिलेटेड है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से रिलेटेड थी। सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादों से रिलेटेड थी। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है, यानी कि बैकबोन ऑफ द अपर एशिया? तो बैकबोन ऑफ द अपर एशिया के नाम से काराकोरम रेंज जो है जानी जाती है। काराकोरम रेंज हिमालय पर्वत का ही एक भाग है और इसको पहले कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में है। इसको कहते हैं बैकबोन ऑफ द अपर एशिया, उच्च एशिया की रीढ़। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियों को डिस्कस करते हैं।
यहाँ इस लिस्ट में आपको पर्वत दिए गए हैं और कौन से स्टेट से रिलेटेड है ये भी दिया गया है। कामित पर्वत जो है ये उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड है। धौलागिरी हिमाचल में है। गुरु शिखर जो है राजस्थान में पाया जाता है अरावली रेंज में। नागा पहाड़ी नागालैंड से रिलेटेड है। अरावली श्रेणी जो है ये गुजरात राजस्थान से होती हुई दिल्ली रेंज तक जाती है। माउंट आबू जो है ये राजस्थान में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश और अजंता श्रेणी जो है ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट्स नियर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वो किसके निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं? तो गर्म महासागरीय धाराएं जो है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन। गर्म महासागरीय धाराएं जो है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक गमन करती हैं। अब ये कैसे हुआ? जैसे हमारी अर्थ है तो यहाँ पर जो बीच में इक्वेटर लाइन होती है यहाँ पर निम्न अक्षांश होते हैं 0, 1, 2, 3 इस तरीके से 90 तक जाते हैं यहाँ पर पोल तक। इसी तरीके से नीचे भी होता है। ये नदर्न हेमिस्फेयर है और ये सदर्न हेमिस्फेयर है। तो यहाँ पर निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर यानी भूमध्य रेखा से पोल्स की ओर, इक्वेटर से पोल्स की ओर जाती हैं ये। तो वही कहा जा रहा है गर्म महासागरीय धाराएं जो है किसके निकट उत्पन्न होती हैं? तो ये इक्वेटर लाइन के निकट उत्पन्न होकर के ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल की ओर और साउथ की तरफ साउथ पोल की ओर ये जाती हैं। इन जल धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। ये भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती हैं। बात करें अगर कि ये जिन महासागरीय धाराओं की बात हो रही है यानी ओशन करेंट्स, ये कितने टाइप की हैं? तो ये 2 तरीके की होती हैं। एक होती है गर्म महासागरीय जलधाराएं और एक होती हैं ठंडी महासागरीय जलधाराएं। जो गर्म महासागरीय जलधाराएं होती हैं इनका फंक्शन हमने यहाँ पर सीखा कि जो इक्वेटर लाइन होती है इस इक्वेटर लाइन से ऊपर की तरफ और इक्वेटर लाइन से नीचे की तरफ जाती है। ठंडी जलधाराएं इसका जस्ट उल्टा होती हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं दोनों तरफ से। कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं को यहाँ पर डिस्कस करें तो अटलांटिक महासागर की कुछ जलधाराएं दी गई हैं। जैसे जो खाड़ी के उत्तर स्ट्रीम है ये गर्म होती है। ब्राज़ील धारा ये भी गर्म होती है, ब्राज़ील से होकर के बहती है ब्राज़ील के किनारे। केनरी की धारा जो है ये ठंडी है। लेब्राडोर धारा जो है ये भी ठंडी है। ग्रीनलैंड की धारा भी ठंडी है। फॉकलैंड की धारा भी ठंडी है। रीज़न क्या है कि ये ओशन करेंट्स ट्रैवल करती हैं? जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है वो घूमती है इसकी वजह से। इसके अलावा जो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है इसकी वजह से। समुद्र का जो पानी है उसकी सैलिनिटी में अंतर की वजह से। और एयर प्रेशर जो होता है इसकी वजह से, ठीक है। और जो हवाएं चलती हैं, इवेपोराइजेशन होता है, बारिश होती, ये सभी रीजन हैं ओशन करेंट्स के चलने के। सो बेसिकली 2 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे पोल्स हैं और पोल्स के पास से कौन सी हवाएं चलेंगी, कौन सी जलधाराएं चलेंगी? तो ठंडी जलधाराएं चलेंगी। और जो जलधाराएं जनरेट होती हैं भूमध्य रेखा के पास में वो जलधाराएं गर्म होंगी। कुछ अदर जलधाराएं जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई जो करंट है वो पश्चिम हिंद महासागर की एक ठंडी धारा है। इक्वेटोरियल करंट जो है ये प्रशांत महासागर की गर्म धारा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये इक्वेटर लाइन जो है इक्वाडोर के उस पास से होकर गुजरती है, वहीं पर इक्वेटोरियल लाइन है और वो पैसिफिक ओशन की एक हॉट ओशन करंट है, ठीक है। कैनरीज की जो धारा है ये अटलांटिक ओशन की एक ठंडी धारा है। लेब्राडोर धारा की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये वेस्टर्न ग्रीनलैंड और जो बैफिन आइलैंड पड़ता है उसके बीच में पाई जाने वाली ठंडी धारा है। ग्रीनलैंड धारा भी ठंडी है, फॉकलैंड भी ठंडी है। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ओशन करेंट से रिलेटेड। ऑन विच रिवर इज़ द उकाई डैम सिचुएटेड? उकाई बांध जो है कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो उकाई बांध बना हुआ है ताप्ती नदी पर। ध्यान में रखेंगे इसको वल्लभ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं उकाई डैम को। और ये कौन सी रिवर पर है? तो ये ताप्ती नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर के बाद गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर की बात करें तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। वल्लभ सागर बांध यानी उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है और इसकी नींव रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भाखड़ा नांगल बांध की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर बना हुआ है, सतलुज नदी पर। और कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, ये 2 अलग अलग बांधों से मिलकर बनाया गया है। भाखड़ा बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर ज़िला है वहीं पर है। ये 2 तरीके से है, एक तो भाखड़ा और दूसरा नांगल, इन दोनों बांधों से मिलकर के बना हुआ है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर ज़िला है वहाँ पर है। जो नांगल बांध है ये पंजाब के रूपनगर ज़िले में है, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और डैम्स को डिस्कस करें तो जैसे कि हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध ये कौन सी नदी पर बना है? तो ये महानदी पर बना है। कई बार डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा डैम जो है किस नदी पर सिचुएटेड है। जैसे टिहरी बांध से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कौन सी नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। एक उड़ी डैम है बहुत ही इंपॉर्टेंट। उड़ी डैम जो है ये झेलम नदी पर बना हुआ है,
ठीक है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी का इम्पॉर्टेंट डैम है, ये ध्यान में रखेंगे। दुलहस्ती जो है, दुलहस्ती ये परियोजना है किसकी, चेनाब नदी की। दुलहस्ती बगलिहार चेनाब नदी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। हीराकुंड डैम महानदी पर हम लोगों ने डिस्कस किया ही अभी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम हैं, ध्यान में रखेंगे कौन से रिवर से रिलेटेड हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था, तो ये आया था 1942 में। इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम से आगामी तारीख का चेक कहकर के संबोधित किया था। जल मिश्रित एसिटिक एसिड जो है वो आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सिरका के नाम से। सिरका जो है वो बेसिकली जल मिलाया हुआ एसिटिक एसिड ही होता है। फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी एलम होता है। ओलियम या ओले फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये। ब्लू विट्रियल सल्फेट जो है ये नीला तोता के नाम से जाना जाता है, इसे तूतिया भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है, तो विटामिन K1 का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और उनके जो केमिकल नेम्स हैं इनको यहाँ पर लिस्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। विटामिन B3 जो है नियासिन के नाम से जाना जाता है। इस पूरी लिस्ट को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। विटामिन B5 जो है इसे पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन C जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D कैल्सिफेरॉल। विटामिन E जो है टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन K को फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन। विटामिन B7 बायोटिन। B9 फॉलिक एसिड। विटामिन B12 को साइलोकोबानामिन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट केमिकल नेम्स और विटामिन जो हैं इनको ध्यान में रखेंगे। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था, तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था। पानीपत का युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ये कब हुआ, 1526 में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ, तो ये 26 जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। बस्तर दशहरा उत्सव, इसका संबंध कौन से राज्य से है, तो बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स एंड महोत्सव जो हैं यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि उगादी फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। लोसार अरुणाचल प्रदेश में। अंबुबाची मेला, भोगाली बिहू ये सभी असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं बस्तर दशहरा, माघी पूर्णिमा। चपचारकुट महोत्सव जो है, पावलकुट, ये सभी मिजोरम के त्यौहार हैं। नोंगक्रेम त्यौहार, खासी त्यौहार ये मेघालय में सेलिब्रेट किए जाते हैं। मेघालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जानते हैं कि इसकी 3 जो पहाड़ियाँ हैं बहुत ही फेमस हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये जो खासी पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया, ये जो खासी पहाड़ी है इसी के नाम पर यहाँ पर खासी त्यौहार भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफर टू द ओशियनिक एक्टिविटी। तो ओशियनिक एक्टिविटी परावर्तन नहीं है, इसके अलावा तरंग, ज्वार भाटा, धाराएं ये सभी महासागर से रिलेटेड हैं। परावर्तन जो होता है वो किसी चिकनी सतह पर जब प्रकाश टकराता है तो सेम एंगल से होते हुए जो रे वापस चली जाती है, इसको परावर्तन कहते हैं इस प्रक्रिया को। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये ध्यान में रखेंगे। देखिए जो एनर्जी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चाहे तो कंपन की वजह से, उतार चढ़ाव की वजह से, दोलनों के रूप में स्थानांतरित होती है। तो इस प्रक्रिया को, इसको तरंग कहा जाता है, ये तरंग कहलाती है। एनर्जी का संचरण होता है इसके माध्यम से। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, चंद्रमा एवं सूर्य की जो आकर्षण शक्तियाँ होती हैं उनकी वजह से जो समुद्री जल होता है उसके ऊपर उठने या फिर नीचे गिरने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मूल अधिकार पहले 7 हुआ करते थे, फिर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 6 मूल अधिकार हैं। भारतीय मौलिक अधिकार जो हैं ये संविधान का जो भाग 3 है वहाँ पर मेंशन है। मौलिक कर्तव्य जो हैं ये भाग 4 में वर्णित हैं। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो दिए गए ऑप्शंस में से पोटेशियम जो है ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी की बात करें तो अभिक्रियाशील धातुओं में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है पोटेशियम, और अगर इनका घटता क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है
उसके बाद में सोडियम होता है, फिर उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, फिर उसके बाद में सिल्वर। ये सभी जो है अभिक्रियाशील धातुओं का घटता हुआ क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये किसने दिया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया गया है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा, और मैरी क्यूरी जो है इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। साथ ही रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सबसे पहले आनुवंशिकी के जो नियम आए थे उसकी खोज इन्होंने ही की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ये रिलेटिविटी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस? कौन सी है गैस जो ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जानी जाती है? तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन जो है और जलवाष्प वाटर वेपर ये जो है ये सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट का पार्ट हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी कि CFC, ओजोन आदि ग्रीन हाउस गैस के रूप हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हैं क्योंकि इनके अणु में एक तत्व में 2 परमाणु होते हैं। The concept of single citizenship in India was adopted on the basis of the constitution of which of the following nations? भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ये किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा को यूनाइटेड किंगडम के संविधान के आधार पर अपनाया गया है। और मूल कर्तव्य जो हैं ये रसिया से लिए गए हैं। मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व यानी DPSP को अपनाया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़, इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो कौन सी चीज़ें किस संविधान से ली गई हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये रसिया के संविधान से लिए गए। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से, DPSP आयरलैंड के संविधान से, और एकल नागरिकता का प्रावधान UK के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।